एक बुजुर्ग महिला मुझे कॉल करती है, रोते हुए लिटरली कॉल करती है कि मेरे पति मर जाएंगे। वो परफेक्ट इंसान ढूंढ रहा है, बट क्योंकि इतना सारा उसका एक रिलेशन रह चुके हैं, तो अब उसको कभी सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा कि ये सही था, कि वो सही है, कि ये है वो है। कि मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा कोई होता, मैं होती तो फिर क्या होता। मैं इस अप्रोच के साथ काम हमेशा करती हूँ, पैसा है डेजिग्नेशन के लिए। एक आरजे आज की लाइफ में डबल काम कर रहा है, और जो सिर्फ रेडियो को ही जी रहे, रेडियो को ही शिद्दत से जी रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं एक भेदभाव हो रहा है। उन्होंने समझ लिया कि आरजेस के ऊपर प्रेशर होगा तो वो इस तरह से क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। अगर आप सिंगर हैं तो कच्चा बादाम मत करिए, लेकिन उनको अपने पास रखिए जिनके साथ आप दिल खोल के रो सकते हैं। शो ऑफ की जो दुनिया चल रही है, इससे दूर क्यों जी क्या करती है जब सामने बैठी होती है, शूज़ कौन से ब्रांड के हैं, ओके, शर्ट कौन से ब्रांड की है। आपके एक ही माँ बाप, आपको उन्होंने डांटा और आपने उनसे ब्रेकअप कर दिया कि आप दूसरे माँ बाप ले आए, और मैंने बताया स्टॉक मार्केट से ये कमा लिया, मैंने ये गाड़ी ले ली, अब तो मैं ये करने जा रहा हूँ। वो जो अचानक से चीज़ें मिलती है ना, कहाँ गया वो कच्चा बादाम। भी आजकल चल रहा है, मैं पूरा बोल भी नहीं सकती किस कलर की। तुम्हें क्यों जानना है किस कलर की, और तुम हो गई फेमस। हेलो आरजे रफत मैम, स्वागत है आपका टॉक विद मानवेंद्र के इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। इट्स माई प्लेजर, और कोई इतना बिजी शेड्यूल नहीं है मेरा। मैम पहले आप थोड़ा मुझे अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और कैसे ये आरजे बनने की जर्नी शुरू हुई आपकी। अच्छा, वैसे तो बहुत लंबा नॉवेल इस पे लिखा जा सकता है, बट इन नट शेल अगर मैं बताऊं तो फादर वॉज इन आर्मी, तो आंखें खुली हमारी उधमपुर में, जम्मू कश्मीर में। थोड़ी सी हमने कलाबाजियाँ की, मिट्टी में खेलना शुरू किया पंजाब में। उसके बाद हमने पढ़ाई लिखाई शुरुआत कर दी अपने गुजरात से। देन फिर गुवाहाटी में हमने अपने कॉलेज स्कूल मस्ती थोड़ी सी की। उसके बाद वेस्ट बंगाल, और इस तरह से पूरे इंडिया भर में घूमते फिरते फाइनली रिटायरमेंट जब फादर का हुआ तो हमने कहा चलो लखनऊ में सेट होते हैं। बेसिकली आई एम फ्रॉम बलिया, जो कि यूपी बिहार के बॉर्डर पर है। जी 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 जी। भोजपुरी भाषा वहाँ बोली जाती है जी। लेकिन वहाँ की भाषा नहीं सीख पाई क्योंकि आर्मी की वजह से बाहर रहे। एंड फाइनली यहाँ पर आए, और मैं एक छोटे से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर, क्योंकि कुछ दिन अगली पढ़ाई के लिए गैप था, तो मैंने कहा कुछ काम कर लेते हैं। तो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में छोटी सी जॉब की, जिसमें कि कुछ ऐसी 3-4 हज़ार रुपये मिल जाते थे। एंड वहाँ पर FM चलता था। पहली बार मैंने FM, क्योंकि आर्मी एरिया में FM वगैरह हम नहीं सुनते थे, हम वहाँ पर आकाशवाणी ही सुनते थे। तो पहली बार मैंने कहा ये कैसा रेडियो है, ये रेडियो है, ये क्या है, ये कुछ अलग टाइप का साउंड कर रहा था जी। और बचपन से ही क्योंकि बोलना और न्यूज़ रीडिंग करना बहुत सारा ऐसा कुछ शौक था, स्कूल में भी करते थे, बट ये कुछ नया था जो मुझे क्लिक किया पर्सनली। एंड मैंने वहाँ डिसाइड किया कि अब मुझे यहाँ जाना है। किस ईयर की बात है मैम? ये है 2009 की बात है ये। और मैंने कहा अब मुझे यहाँ जाना है, पर कैसे जाना है, किससे बात करनी, मुझे कुछ नहीं पता था। देन फिर एक नॉर्मली एक रैंडम कॉल, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट में हम थे, टेलीकम्युनिकेशन में थे, तो वहाँ पर हमारी कॉल्स होती रहती थी। तो एक बंदे से मेरी रैंडम बात हुई, और वो मैंने कभी देखा भी नहीं उसे, वो मेरा भाई भी बन गया वो। उसने मुझे सजेस्ट किया कि आपकी आवाज़ अच्छी है और तरीका अच्छा है, तो क्यों नहीं आप आरजेइंग की तरफ जाती है। मैंने कहा मैं यही तो ढूंढ रही, बट आई डोंट नो कि कैसे क्या करना है। तब उसने मुझे बताया कि एक मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म जैसा भी एक कोर्स आ चुका है इंडिया में, जो कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं। अब हमने कहा ये क्या भला है, तो उसके बारे में फिर उन्होंने हमें राह दिखाई कि यूनिवर्सिटी जाइए और वहाँ पता कीजिए। फिर यहाँ से जर्नी शुरू हुई, हमने एंट्रेंस दिया एंड जर्नलिज्म में मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद हम शिया कॉलेज लखनऊ का जो है वहाँ से, उसके बाद हम पढ़ाई में एकदम ज़बरदस्त थे, पढ़ाई में हमेशा से अच्छे रहे। और वहाँ पर जितने भी टीचर्स आते थे, जो एक्सपर्ट्स आते थे ना, तो मेरी ये चील की निगाह उन पर रहती थी कि किसी की पूंछ पकड़ लूँ और मैं पहुँच जाऊँ वहाँ पे। तो आकाशवाणी से एक बड़े बुज़ुर्ग से सर आए, और जिसमें किसी का भी इंटरेस्ट नहीं था, सारे बच्चे बंक मार के भाग रहे थे, बट मेरा इंटरेस्ट था क्योंकि मुझे लगा ये वो इंसान है जो मुझे सही जगह पे ले जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि बिटिया, एक मज़दूरों का प्रोग्राम आता है, उसमें तुम्हें 10 मिनट के लिए बोलने के लिए मौका मिलेगा, फॉर्म भरोगी? हमारे लिए तो बस पंख लग गए, हमें बोलने का मौका मिलेगा रेडियो में, इससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। तो सब मुझ पर हंस भी रहते हालांकि इस डिसीजन पे कि तुम आई थी आरजे बनने और तुम एक मज़दूरों के शो में बोलोगी। हमारी तो खुशी अलग थी। उसके बाद हमने कम फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरा, ऑडिशन हुआ, आकाशवाणी में सिलेक्शन हो गया।
मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और पहली बार जब आकाशवाणी के गेट पर हम खड़े थे ना, तो 10 मिनट तो बाहर ही खड़े थे। क्यों? गूज़बम्स आ रहे थे मेरे कि मैंने जो सोचा था वो हो गया। कि ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं से किसी जगह पर अंदर, हम लोग रेडियो देखते थे कि अंदर से आवाज़ कैसे आती है। आज मैं उस आकाशवाणी के गेट पर खड़ी हूँ और मैं अंदर ऑडिशन देने जा रही हूँ। ये चीज़ मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और फिर वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। देन FM रेनबो का भी ऑडिशन हुआ, FM रेनबो में मैं सेलेक्ट हुई। देन उसके बाद फिर लखनऊ में लॉन्च हुआ वो पहला प्राइवेट चैनल, जिसमें मैं लखनऊ में उस चैनल की पहली आवाज़ बनी। तो वो भी मैंने अप्रोच नहीं किया था, पता नहीं कहाँ से मेरे पास कॉल आई कि लखनऊ में हम लॉन्च होने जा रहे हैं और जिससे पूछ रहे हैं तो वो आपको ही रेकमेंड कर रहा है। आकाशवाणी में जिससे भी पूछ रहे हैं वो आपको ही रेकमेंड कर रहा है, ऐसा क्या है तुम्हारे में, हम तुम्हें बुलाना चाहते हैं। मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, बस मेरे से पूछा गया कब से ज्वाइन करोगे। मैंने कहा अभी बताओ स्टूडियो कहाँ है, क्योंकि मेरा दिल जान जिगर गुर्दा यही है। तो फिलहाल ये छोटी सी स्टोरी। अच्छा मैम, मुझे यही जानना है कि अभी आप आरजे तो है ही है, साथ साथ आपको हमने कमेंट्री में भी देखा है बहुत बार। हाँ जी, तो थोड़ा सा उस जर्नी पे भी बात कर लेते हैं इसी में कि वो कहाँ से शुरू हुआ था। और आप अभी शायद प्रो कबड्डी लीग में आपने कमेंट्री किया था कुछ समय पहले। मैं इसको अब थोड़ा सा अच्छे से बताती हूँ। एक्चुअली मैंने अभी जिस कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं काम कर रही थी वहाँ से मैंने क्विट कर दिया, किसी वजह से क्विट कर दिया। तो जैसे ही मैंने क्विट किया, पता नहीं मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, ऊपर वाला मेहरबान है कि मैंने क्विट किया। अभी मैं नोटिस पीरियड पर थी और मेरे पास बिहार से कॉल आती है, मेरे एक फ्रेंड की कॉल आई थी कि ऐसा है कि कबड्डी होने जा रही है महिलाओं की, और पहली बार महिलाओं की कबड्डी हो रही है वहाँ पर बिहार में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो क्या तुम आना चाहोगी, कमेंट्री करना चाहोगी? तो मैंने कहा स्पोर्ट्स में तो मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं और ना मेरा इंटरेस्ट है एक्चुअली कुछ नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं है स्पोर्ट्स में मेरा। बट उसने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम जिस काम को में जाओगी उस काम को अच्छे से करोगी। तो मैंने कहा देखते हैं। बट हाँ, बिहार से आना, पहली बार महिलाओं की जो बात हो रही थी ना, तो मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ। जब बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए कोई मुद्दा होता है तो मैं अटैच हो जाती हूँ। तो मेरा अटैचमेंट महिलाओं की वजह से हुआ। मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी और मैं वहाँ पर गई और इतना शानदार ज़बरदस्त होस्टिंग हुई क्योंकि बहुत मज़ा आया। वो पूरे भोजपुरी लैंग्वेज में चिल्लाना, एंजॉय करना तो वो पहला मेरा एक्सपीरियंस था जो कि कभी इतिहास में स्पोर्ट्स से मेरा कनेक्शन नहीं रहा, लेकिन वो इतना ज़बरदस्त हुआ कि उसके बाद वॉलीबॉल, उसके बाद अभी इंटरनेशनल एशियन विमेन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी मैंने होस्ट किया। तो ये मेरा मतलब महिलाओं के प्रति अटैचमेंट और बिहार गवर्नमेंट का खेल मंत्रालय का मुझ पर भरोसा। मैम अभी आपने बोला कि आप एक इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए थे एज ए आरजे, बट आपने वो क्विट कर दिया। तो एज ए फैन, मतलब हम लोग तो बहुत पहले से आपको सुनते हुए आ रहे हैं और ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है हम फैंस के बीच में कि यार मैम ने अचानक से आरजे का क्यों छोड़ दिया। लिल्लाह। तो आप मुझे थोड़ा इस पे बताइए कि क्या हुआ था ऐसा। मैं डायरेक्टली नहीं पूछ रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा जाइए, लेकिन आपको जितना लगता है, क्योंकि फ़ैन एज ए फ़ैन हम भी थोड़ा सा डिजर्व करते हैं जाने कि मैम आखिर में क्यों अब आरजे वाला काम नहीं कर रही हैं। तो थोड़ा आप इस पे बताइए। लास्ट वाला जो आपने कहा आरजे वाला काम नहीं कर रही है, तो यहाँ मैं करेक्ट करूँगी कि मैं अभी भी आरजे हूँ, मैं आखिरी दम तक आरजे रहूँगी क्योंकि ये मेरी नस में है, रगों में है, दिल है मेरा। ये मैं टेकिंग माय वर्ड्स बैक, मेरा मतलब नहीं, मैं आपकी जो बात है वो टेक्निकली सही है, बट मैं बता रही हूँ कि मैं आखिरी सांस तक इस आरजे को अपने आप से छोड़ नहीं सकती हूँ। चलिए, अभी तक किसी को भी मैंने कहीं पर भी ये नहीं बताया है। फर्स्ट टाइम इन योर शो मानवेंद्र के पॉडकास्ट में कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा समझदारी से बताऊँ। बहुत अच्छी जर्नी रही थी मेरी। जब मैंने 2017 में लॉन्च हुआ था, जिस चैनल में मैं पहली आवाज़ ही थी, तो वो मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था, एक जन्नत से कम नहीं था, क्योंकि मेरा सपना था प्राइवेट एफएम की आवाज़, शहर की आवाज़ बनना। मैंने लखनऊ इसीलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि मुझे मेरे शहर की आवाज़ बनना था, किसी दूसरे के शहर की नहीं। इस वजह से मैंने कई बार बाहर से भी ऑफर्स आए, मैं नहीं गई। ओके, चलिए। जब मैंने ज्वाइन किया ना, मैं कहीं भी कोई भी काम करती हूँ तो उसे बहुत शिद्दत से करती हूँ। मतलब मैं ये भूल जाती हूँ कि वहाँ पैसा क्या है, वहाँ पर क्या है, नहीं, वो मेरे लिए मेरी जान है, मेरा परिवार है। तो इस तरीके से ही मैं जुड़ती हूँ और इसमें भी मैंने यही सोचा था कि अब मेरे लिए ये मेरा परिवार है, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं सब कुछ इसके लिए कर दूँगी, मैं जो कुछ हो सकता है। तो वो करती आ रही थी, बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत प्यार मिला, मेरे इतने फैंस बने थैंक्स टू दैट इंस्टीट्यूशन। उस इंस्टीट्यूशन की वजह से मेरे फैंस बने और आज भी हैं वो मेरे फैंस। जी मैम। चल रहा था बहुत कुछ अच्छा,
मेरे एक कलीग ने बोला भी था मुझे कि इतना जान मत दो, ये कॉर्पोरेट है। जी एंड कॉर्पोरेट क्या होता है तुम्हें मेरा फर्स्ट कॉर्पोरेट था एक्चुअली, शायद इस वजह से मैं नहीं इतना अवेयर थी। जी तो कॉर्पोरेट इतना जान मत दो, क्योंकि कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हुई या कुछ भी हुआ तो तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। मैंने कहा मैं इसलिए आई भी नहीं हूँ, ये मैं अपनी ज़िंदगी जीने आई, सपना पूरा करने आई हूँ, बस मुझे कुछ नहीं उससे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ चीज़ें अगेंस्ट होने लगी। 7 साल होने को आ रहे थे, कुछ चीज़ें अगेंस्ट होने लगी। काम मैं वैसे ही कर रही थी, काम पहले से और बेइंतहा ज़्यादा कर रही थी। जी मैम। कुछ चीज़ें क्या होता है ना, जब एक क्रिएटिव इंसान को बेचने के लिए कहा जाए तो थोड़ा सा क्लैश होता है। जी क्योंकि क्रिएटिव इंसान क्रिएटिविटी को बहुत शिद्दत से कर सकता है, लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ क्लैश होते हैं। जी मैम। तो कहीं ना कहीं सेल्स ड्रिवन चीज़ें हो रही थी और मेरे वहाँ पर कुछ कुछ क्लैश हो रहे थे। हालांकि नहीं, मैं पूरा सपोर्ट कर रही थी, बट कहीं ना कहीं ट्रोलिंग शुरू हो रही थी, परेशान किया जा रहा था, मेल्स आने लगी, मीटिंग्स बैठाई जाने लगी। कुल मिला के जब आपको हटाना तो नहीं कहूँगी, हटाना तो कोई नहीं चाहता था क्योंकि बहुत रुका गया मुझे, लेकिन जब आपको परेशान करने की चाहत होती है तो आपके लिए बहुत सारी भूमिका बनाई जाती है, इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। तो कुछ आखिरी के दिनों में मेरे लिए इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाने लगा और मुझे एहसास होने लगा कि कुछ चीज़ें चल रही हैं। फिर भी मैंने इग्नोर किया, मैं काम करती रही। लास्ट जो मोमेंट था वो एक बहुत बड़ा इवेंट था लखनऊ में, जिसको हम होस्ट करने जा रहे थे, हमारा ही इवेंट था। इवेंट शुरू होने से पहले ही एक क्लाइंट आता है और मुझसे सबके सामने पब्लिकली बदतमीज़ी करता है। मैं उस वक्त शॉक्ड थी क्योंकि उस दिन तो मैंने वो इवेंट कर लिया क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूशन का सवाल था, पर उसके बाद जब मैंने आवाज़ उठाई, डिस्कस किया, तो बिल्कुल इग्नोर मोड पे डाल दिया गया। मुझे एहसास हुआ कि मीडिया इंडस्ट्री, रेडियो इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री में क्लाइंट भगवान है, ऐसा कहा भी गया। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि क्लाइंट भगवान है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हम ताक पे रख सकते हैं। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा टूट सी गई थी और मुझे एहसास हुआ कि नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट पहले है। मैम आप इतनी इमोशनल हो रहे हैं इस बात से, मैं बिल्कुल मतलब वी कैन टोटली अंडरस्टैंड ये बात। और पूरे लखनऊ में ये बात बहुत समय से चल रही है कि आखिर में मैम ने क्यों छोड़ दिया, जबकि यू आर वन ऑफ आवर फेवरेट उस समय। तो वी कैन टोटली रिलेट टू यू और आई होप आपकी जर्नी जो है, जो भी है, बहुत अच्छी रहे और आप अच्छा कर भी रहे हैं। एंड हम हमेशा आरजे रफत को खुश देखना चाहते हैं जैसे वो हैं, तो बिल्कुल भी सैड मूड में मत जाइए। नहीं, आई एम थैंकफुल किसी चीज़ की वजह से किसी और चीज़ को पुश मिला जी, तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बस मैं ये जानती हूँ। जी मैम। मैम अब आते हैं आपके वापस थोड़ा सा आरजे वाली लाइफ पे। तो एज ए आरजे आपका टिपिकल डे कैसे रहता है, ये बहुत सारे हम लोग जानना चाहते हैं एज ए फैन, तो थोड़ा बताइए। देखिए, जब आप कॉर्पोरेट में होते हैं, किसी नौकरी में होते हैं, तो आपको पता होता है सुबह 9 बजे निकलना है, शाम को 6 बजे तक घर आ जाना है, आपको ये काम आज निपटाने। लेकिन एक आरजे की ज़िंदगी रोलर कोस्टर की तरह होती है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। हाँ, लोगों को लगता है कि 4 घंटे का शो करते जाते होंगे, बढ़िया कॉफ़ी पीते होंगे और सीधे स्टूडियो में जाके 4 घंटे का शो निपटा के फ्री होते होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मिथ है। आपको अगर 4 घंटे का वो शो करना है तो उसके लिए 8 घंटे तैयारी करनी होती है। उस 4 घंटे के शो के लिए जो कल होना है, उसके लिए आप आज से तैयारी करते हैं। आज से ही पूरा माल मसाला निकालना शुरू कर देते हैं कि कल मुझे शो में ऐसा क्या ताबड़तोड़ करना है, मुझे क्या सवाल पूछना है। आरजे मतलब ये 24 घंटे सपने में भी वो सोचता है कि मैं अपने ऑडियंस को कैसे एंटरटेन करूं, तो वो मसाला ढूंढने में लगा रहता है। और जब वो ऑफिस पहुंचता है, सपोज़ अगर मेरा इवनिंग शिफ्ट हुआ करता था, तो अगर मेरा 5 बजे से शो टाइम होता था तो मेरा ऑफिस पहुँचने का टाइम होता था 12 बजे। 5 बजे से शो होता था, 12 बजे मैं ऑफिस पहुंचती थी। वो मेरा ऑफिस टाइम होता था। कभी कभी हमें उसके और पहले पहुंचना होता था, क्योंकि सपोज मूवी रिलीज हो रही है, मॉर्निंग शो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो हमें देखना है, उसका रिव्यू करना है, तो हमें मॉर्निंग में घर से निकल जाना है एंड देन ऑफिस आना है और फिर अपने शो की तैयारी करनी है। हमें अथॉरिटीज़, हमें किसी का इंटरव्यू करना है, लाइक अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हम किसी से बात करनी है, वो हमारे स्टूडियो में गेस्ट आते हैं, उनके साथ इंटरव्यू लाइनअप होता है, उनका इंटरव्यू करना, उसको फिर बैठ के एडिट करना, बनाना एंड देन इस पूरे पैकेज के साथ शो में जाना। उसके बाद वो 4 घंटे का शो रात 9 बजे तक।
तो लोग भूल जाएं कि आरजे बड़े चिल मूड में 4 घंटे बस निपटाता और घर आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आरजे का जॉब मुझे लगता है मैम और डिफिकल्ट इसलिए भी क्योंकि डेली मोनोटोनस नहीं कर सकते हैं, आपको बिल्कुल कुछ नहीं। ना कुछ नया करना पड़ेगा कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। आई थिंक 5 बजे तो सबसे पीक टाइम है, पीक जब हर आदमी ऑफिस से घर जा रहा है, गाड़ी में चला रहा है, रेडियो सुन रहा है। हाँ, तो आप उस समय रहते थे, तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता होगा, और आई थिंक सभी को करना पड़ता होगा, हर किसी को 4 घंटे के लिए पहले तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, जी। क्योंकि उस 4 घंटे में आपको कोई अपडेट देनी है तो हम उससे रिलेटेड जो ऑफिशियल्स होते हैं उनका पहले बाइट रिकॉर्ड करते हैं। हमें अगर किसी कॉन्टेस्ट को रन करना है तो वो डिसाइड करते हैं कि आज हम क्या कॉन्टेस्ट, उसके लिए हमें कुछ डायलॉग्स निकालने हैं तो वो हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, उसको MP3 में कन्वर्ट करते हैं, देन उसको फिर कट करते हैं। हमें आज कौन से गाने बहुत पसंद है प्ले करना है तो उनके हुक्स बनाना, बहुत सारे काम करके तब हम स्टूडियो में जाते हैं और उस 4 घंटे हम दुनिया को भूल जाते हैं। उस 4 घंटे हम सिर्फ अपने गाने, अपने कंटेंट, अपने ऑडियंस, क्योंकि इतनी कॉल्स आती हैं उस शो के दौरान। अगर हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए कि आज लखनऊ में इतनी तेज़ हवा चली है, तो आप घर में रहे या बाहर एंजॉय किया? पब्लिक ने कहा यार हाँ मैंने तो बाहर एंजॉय किया, तो मैं कॉल मिलाता हूँ। और अगर आपका जवाब इंटरेस्टिंग हुआ ना तो मैं आपको दूंगी ये वाला वाउचर। उसके लिए इतनी कॉल्स आती हैं, हमारे 7-8 बटन्स होते हैं, टेलॉस 7-8 उसमें होते हैं नंबर्स आने के लिए, सब ग्रीन होते हैं। और अगर किसी का नंबर नहीं रिसीव हुआ तो उसके लिए फिर मैसेज भी आता है व्हाट्सएप पे कि आप हमसे नाराज़ हैं क्या, हमारी कॉल पिक नहीं की। तो उस 4 घंटे भी हम पानी तक नहीं पी पाते हैं, फ़ोन उठाते हैं, बात करते हैं, ताकि हमारी ऑडियंस जो है ना वो नाराज़ ना हो। उनको कॉल पर रिकॉर्ड करके उनको ऑन एयर भी करना, उनके पसंद का गाना सुनाना, ट्रैफिक अपडेट के लिए हमें ट्रैफिक जो कंट्रोल रूम है वहाँ कॉल करना कि कहाँ ट्रैफिक लगेगा, उनसे बात करना, कनेक्ट करना, उनको ऑन एयर लाना, बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर हमें सोशल मीडिया चेक करना कि वहाँ पर भी लोग मैसेज कर रहे होंगे शायद सोशल मीडिया पे, उनको भी जवाब देना। एक तरीके से 360 डिग्री काम होता है ड्यूरिंग द शो। मैम आप अभी जैसे ये बता रहे हैं ना, एज ए 90s किड मुझे लगता है बहुत सारे लोग उस समय ये फैसिनेट करते थे कि हमें आरजे बनना है, जैसे उसमें से मैं एक हूँ। मुझे ऐसा मन करता था कि मुझे आरजे बनना है, और मेरे साथ के बहुत सारे उस समय दोस्त थे, तो क्योंकि FM वाज द क्लोजेस्ट थिंग टू अस कि यार गाने सुन रहे हैं, तब इतना तो ये डिजिटलाइजेशन और ऑल था नहीं। तो मुझे उस समय ये सब होता था कि गाने कैसे प्ले हो रहे हैं, कैसेट लगाते हैं क्या। तो थोड़ा मैम ये समझाइए कि जैसे आप गाने प्ले करते हैं बोलते हुए, तो वो क्या कोई डाउनलोडेड रहते हैं कि आप डायरेक्ट इंटरनेट से प्ले करते हैं, कैसे वो सिस्टम वर्क करता है, थोड़ा इस पे बताइए। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसकी वर्कशॉप लेती हूँ, पैसे लेती हूँ इसके मैं। तो अब थोड़ा सा फ्री में बता दीजिए। ओके, तो इसके मैं आपको बता देती हूँ, प्राइवेट चैनल और जो हमारा गवर्नमेंट चैनल है दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है सेम काम के लिए। गवर्नमेंट चैनल के पास जो है दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप MP3 प्ले भी कर सकते हैं और CDs भी लगा सकते हैं, साथ में सॉफ्टवेयर दिया होता है उसमें भी गाने क्यू होते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्राइवेट, मैंने दोनों में काम किया इसलिए। प्राइवेट में बाकायदा पूरा आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप नहीं, आपका म्यूज़िक मैनेजर जो होता है उसी चीज़ के लिए वो अपॉइंटेड होता है, वो पर डे गाना नहीं लगाता है, ना ही आरजे खुद से पर डे गाना वहाँ क्यों करता है। बाकायदा सॉफ्टवेयर पे, इवन नॉट इन लखनऊ में क्या बजेगा, दिल्ली में क्या बजेगा, मुंबई में क्या बजेगा, इसकी पूरी प्रोग्रामिंग, पूरा म्यूज़िक मैनेजमेंट एक जगह से डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ दैट चैनल, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी। चीज़ें डिसाइड होती हैं और वो एक हफ्ते के लिए पूरी की पूरी म्यूज़िक मैनेजमेंट हो जाता है। आरजे के हाथ में इतना कंट्रोल होता है कि सपोज़ उसे वो गाना कोई पसंद नहीं है तो वो हटा सकता है, या कोई गाना बाद में लगा हुआ है क्यों है, लेकिन उसको जो वो बात कह रहा है उससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ है उस गाने में जो वो मतलब रिलेट कर जाएगा, तो वो शफल कर सकता है। या कभी ऐसा कोई प्रोग्राम कर रहा है वो जिसमें कि पब्लिक के डिमांड का कोई शो कर रहा है, तो पब्लिक ने अगर कोई गाना कहा कि हमें ये गाना सुनना है, तो वहाँ पर वो गाना अगर वो हमारे उसमें होगा तो हम प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम उसे 3-4 ऑप्शंस देते हैं कि आप इनमें से भी चुन सकते हैं। पब्लिक की डिमांड को हम पहले पूरा शफल करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से गाने हम प्ले कर सकते हैं, तो किसी 1 घंटे 2 घंटे में आज़ादी होती है कि हम अपने पसंद के गाने प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे हाथ बंधे हैं। अच्छा, फिर वो आप लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक गाना जो है, ऑटोमेटिक गाना हमारे लिंक कहते हैं रेडियो में, लिंक के बाद वो गाना प्लेस होता है जिसे हम प्रमोट करते हैं कि आने वाला गाना है ये, आने वाले 2 गाने हैं ये।
हाँ, अगर मुझे लगता है कि यार मेरी बातों से जेल नहीं कर रहा, तो मैं गाना नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे शिफ्ट करके मैं बता सकती कि आने वाला गाना ये है। Okay. उनके पर्टिकुलर छोटे छोटे 5-5 सेकंड के हुक्स बने होते हैं जो अलग डिस्प्ले पे होते हैं, हम उनको प्ले करके आपको बताते हैं, टीज करते हैं कि ये गाना, ये गाना, ये गाना। तो गाने म्यूजिक मैनेजर के हाथ में होते हैं, हम उसे परमिशन लेके थोड़ा बहुत खिलवाड़ कर लेते हैं। चलिए, ये अभी बहुत बड़ा एक रहस्य है जो आज आपके थ्रू पता पड़ा है, क्योंकि ये दिमाग में हमेशा आता था जब मैं छोटा था कि यार गाने कैसे बज रहे हैं ये। हाँ। इसी पे मैम एक और चीज़ जाननी है कि जैसे आपने कहा कॉलिंग करते हैं लोग, तो थोड़ा कोई ऐसी कॉल बताइए जो आपको आई हो और आपको उसके मतलब 2-4 दिन तक वो याद रही हो कि यार ये क्या हो गया, या मतलब ऐसी कोई कॉल आई हो बड़ा कॉमेडी वाइज, या फिर कोई अपने दुख को किसी ने आपसे शेयर किया हो, तो कोई ऐसी कॉल अगर आपको याद हो आज तक। बहुत कॉल्स आई हैं, लेकिन एक कॉल जो मुझे हमेशा याद रहेगी, एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा थोड़ा समाज सेवा में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, मेरे साथ हो जाता तो है। देखा मैंने आपके इंस्टा पे भी देख रहा था मैं, तो ये तो मेरे साथ ऑटोमेटिक हो जाता है, मैं कितना भी फंकी रहूँ, कुछ भी रहूँ, लेकिन जहाँ थोड़ा सोशल एंगल आता है ना, मैं वहाँ अपने आप ही मुड़ जाती हूँ। तो बहुत सारे रहे, बहुत ह्यूमरस भी इंसिडेंट रहे हैं मेरे साथ। एक तो भाई साहब, वो तो शादी करना चाहते थे मेरे से, उन्होंने परेशान कर दिया था मुझे व्हाट्सएप ये वो करके कि मैं शादी करना है आपसे, आपके स्टूडियो आना है, मुझे मिलना है। तो बाकायदा मुझे उसे बताना पड़ा कि मेरे 5 बच्चे हैं और मेरे शौहर दुबई में रहते हैं। तो बेचारे का दिल टूट गया, झूठ बोलना पड़ा मुझे। और उसके बाद क्या हुआ कि ये तो एक नॉर्मल ह्यूमरस इंसिडेंट था। एक इंसिडेंट जो मैं कभी भूल नहीं सकती और मेरे दिल के बहुत ही करीब है, कोरोना का टाइम था। कोविड में बहुत लोग परेशान थे और हमें हर चीज़ के लिए अपने सीनियर्स का एक अथॉरिटी चाहिए होती है, परमिशन चाहिए होती है। कुछ भी जब हम शो में जाते हैं, हम कुछ भी रैंडम नहीं करते हैं। जब सीरियस मैटर होता है तो हम अपने सीनियर से एडवाइस लेते हैं और उनकी परमिशन के बाद हम ऑन एयर बात करते हैं। कोरोना ऐसा टाइम था जहाँ पर बहुत सारे फैसले मैंने बिना सीनियर से पूछे भी लिए हैं। उसमें एक इंसिडेंट हुआ था इसी एरिया में जहाँ हम अभी पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, इधर ही आसपास में कहीं बहुत सारे फ्लैट्स बने थे और एक फ्लैट में बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ थे, 70-80 ईयर्स ओल्ड के। उनके बच्चे आउट ऑफ कंट्री रह रहे थे उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे। मेरे पास कॉल, अच्छा मैंने ऑन एयर बोल दिया था कि ये मेरा नंबर है, कोई भी परेशानी है आप कॉल कीजिए, जो हो सकेगा मैं आपके लिए करूंगी। मैंने बोल दिया था अपने रिस्क पे, अपने रिस्क पे बोल दिया था मैंने। बाद में बताया मैंने अपने सीनियर्स को, पर मैंने बोल दिया था क्योंकि उस वक्त मैं देख नहीं पा रही थी। मैंने कह दिया ये मेरा नंबर है, आपको कोई भी परेशानी है, कैसी भी दिक्कत है, जो फैसिलिटीज़ चाहिए आप तक पहुँचाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। पता नहीं क्या हुआ, इतनी कॉल्स आई, उसमें एक बुजुर्ग महिला मुझे कॉल करती है, रोते हुए लिटरली कॉल करती है कि मेरे पति मर जाएंगे। वो पिछले 2 घंटे से सोफे से गिरे हुए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं और मैं उनको उठा नहीं पा रही क्योंकि मैं बुज़ुर्ग वो भी थी, और वो मर जाएंगे। और मैंने कहा आपके फ्लैट में, बिल्डिंग में कोई तो होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं सबको फ़ोन कर रही हूँ, कोई आ नहीं रहा है। कोविड का टाइम ऐसा था, कोई नहीं आ रहा था। उस इतने फ्लैट्स में से सिक्योरिटी तक नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा कि किसी को कहिए कि फ़ोन करके आसपास से किसी को बुलाए, पुलिस को, तब तक मैं कुछ करती हूँ। उन्होंने कहा कि कोई सुन नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है, बच्चे मेरे बाहर हैं। मैंने कहा आप मुझे अपना कोई दूसरा अल्टरनेट नंबर भी दीजिए। उनका अल्टरनेट नंबर भी लिया मैंने। उसके बाद मैंने 112 को कॉल मिलाई। 112 में मेरे पास टच वुड, क्योंकि अथॉरिटी से हमारी बातचीत होती रहती है, ऑफिसर्स से, तो डायरेक्ट मैंने नंबर मिला दिया जो मेरे, जिनसे मेरी बात है, जिन ऑफिसर से। मैंने उनको बोला ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और ये तुरंत वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँचनी चाहिए, तुरंत। तो बहुत अच्छा मेरा 112 के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन आज भी है। उन्होंने तुरंत 112 की गाड़ी को भिजवाया, वहाँ गाड़ी पहुँची, उनको जो भी उस वक्त ज़रूरत थी वो पहुँचाया गया। लेकिन अंकल जी बचे नहीं, अंकल बचे नहीं। आंटी का फ़ोन आया मेरे पास दोबारा कि बेटा अंकल बचे नहीं। पर वो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैंने वो कोशिश की, वो गाड़ी पहुंची, उनकी मदद के लिए वो नहीं बचे। आसपास में भी कई लोगों की मदद हो गई उस गाड़ी के पहुंचने की वजह से। उसके बाद मुझे 112 ने सम्मानित भी किया मेरे उस कोविड के दौरान किए गए जो भी रैंडम हेल्प थी, तो 112 ने सम्मानित भी किया था उसके लिए। पता है, अभी आपकी ये बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि काम ऐसा करो कि ऑफकोर्स आप अपनी एक लाइफ अच्छी करो लेकिन इम्पैक्टफुल हो। तो ये सब चीज़ें जैसे आपने भी बताई, तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है। मतलब वहाँ के पड़ोसी हेल्प नहीं कर रहे हैं, गार्ड नहीं आ रहा है, बट आपने बैठे बैठे वहाँ से इतनी बड़ी हेल्प कर दी उन लोगों की। तो मतलब मैम इसके लिए क्या ही बोला जाए, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो अभी मैंने सुना है इतने पॉडकास्ट के अंदर। मेरा पर्सनल मानना ये है कि इंसान जॉब की तरह करता है,
हमें जॉब मिल गई इस बात की खुशी है, हमें एक डेजिग्नेशन मिल गया इस बात की खुशी है, सैलरी नहीं बढ़ रही अब मैं काम नहीं करूँगा, मैं अब दूसरी जगह जाऊँगा या टेंट्रम दिखाऊँगा। इस पैटर्न पे जो लोग चलते हैं वो सिर्फ करियर ग्रोथ पा पाते हैं, लेकिन जिसे कहते हैं पर्सनल मेंटल ग्रोथ, सेटिस्फैक्शन वाला ग्रोथ, वो वही लोग पा पाते हैं जो अपने काम में जान डालते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं उस जगह होता तो क्या होता, मेरे पिताजी वहाँ खड़े होते तो कैसा होता। तो मैं इस अप्रोच के साथ काम करती हूँ कि मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा कोई होता, मैं होती तो फिर क्या होता। मैं इस अप्रोच के साथ काम हमेशा करती हूँ, पैसा डेजिग्नेशन के लिए नहीं, पैशन के वो लिए। दिख भी रहा है, मैं आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ झलक के आ रही है। जैसे बहुत लोग बताते हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं, बट आपके अंदर वो हम्बलनेस नज़र आ रही है। और मैं इस पॉडकास्ट में आने से अभी, क्योंकि लोग तो देख रहे हैं आप यहाँ पे आए हुए हैं, बट मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको शायद एक मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, और ये आपका बहुत हम्बलनेस ही है कि आपने, क्योंकि हम तो अभी नई कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, आपने एक बार में इसको एक्सेप्ट किया, आप आए, तो मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो हम लोग देखते हैं। मैं सच बताऊं, मैंने आप ही का एक्सेप्ट किया है अभी तक। जी जी, मैं उसके मुझे पता पीछे भी है। रीज़न ये है क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं और मुझे लगा कि अगर आप मुझे बुलाकर आपको लगता है कि कुछ फ्रूटफुल हो सकता है तो मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन मैं सच बताऊं, मेरे पास ऐसा इतना कुछ भी नहीं है, मैंने अभी लाइफ में मुझे लगता है ऐसा कुछ अचीव नहीं किया है जो मैं बता सकूँ। मैंने आज तक बीइंग एन आरजे जब तक रही कभी इंटरव्यू कहीं नहीं दिया, कभी नहीं दिया। हाँ, उस जगह से छोड़ने के बाद ये पहला इंटरव्यू मैं आपको दे रही हूँ। ऑल द बेस्ट, बहुत आगे आप जाएंगे। ये मैम आपकी हम्बलनेस ही है कि आप कह रहे हैं आपने कुछ नहीं किया। आई थिंक 10-15 ईयर्स आप आरजे थे और हम लोग आपको सुनते थे, तो जो आपके फैंस हैं उनके लिए तो आपने ऑलरेडी इतना, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स दिए होंगे। आदमी जब परेशान होगा तो गाना सुन रहा है, कोई आपकी बातें इम्पैक्ट कर जाती थी। जैसे मैं आपको अपने का इंसिडेंट बता रहा हूँ, मैं कॉलेज में था, कोटा में था, तो उस समय IIT कोचिंग कर रहे थे हम लोग। तब उस समय इतना फ़ोन वोन होता नहीं था, नॉर्मल फ़ोन होते थे, तो हम लोग FM सबसे ज़्यादा सुनते थे कभी। तो उस दिन मैं, पेपर का रिजल्ट आया, बड़ा बेकार सा फील कर रहा था, बट ऐसे ही होता है वो इम्पैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ छोटा सा। एक आरजे थे, तो वो कोटा का जो कि माहौल है, तो वहाँ पे हाँ। आरजे थोड़े पढ़ाई वढ़ाई की बातें, हाँ हाँ, ज़्यादा होती है। तो उन्होंने एक ऐसी मोटिवेशन कहानी बताई और बड़ी मुझे वो अच्छी लगी। तो मुझे समझ में आया कि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा हताश था। इट वाज लाइक कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, घर जाता हूँ वापस। लेकिन वो इम्पैक्ट हो गया, और उसके बाद उन्होंने एक मोटिवेशन गाना लक्ष्य मूवी का चला हाँ दिया। जी, हाँ जी। तो वो ऐसे ही, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने कितने लोगों की लाइफ चेंज करी होगी ना, ये जब आप डायरेक्ट कभी मिलेंगे फैन से, जैसे आज मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा। तो वो एक अलग बात है। अब मैम एक और चीज़ मेरे को आपसे जानना है कि एज ए आरजे सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या फेस करना पड़ा आपको, या फिर पड़ता है जो भी आरजे आज की डेट में कर रहे हैं काम? देखिए, चैलेंजेस आरजे की जो लाइफ में मैं बताऊं तो पहले जो थे उसके कई गुना आज ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और मैं टचवुड वहाँ पर भी काम कर चुकी हूँ और आज के जो चैलेंजेस हो उसमें भी मैंने काम किया है और अभी भी कर रही हूँ। पहले की बात अब नहीं करूँगी मैं, आज की इसलिए बात करूँगी क्योंकि पहले के साथ वो आज के चैलेंजेस को बीट कर रहे हैं। तो आज का आरजे जो है वो सिर्फ सुनाई नहीं देता है, वो दिखाई देता है। अर्लियर इट वॉज रिक्वायरमेंट कि आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नाउ यू शुड बी प्रेजेंटेबल। तो आप सोचिए कि एक आरजे, उसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा चैलेंज होगा। लाइक मी, मैंने रेडियो इसीलिए चुना था कि दिखना नहीं है। हमारी आवाज़ ही हमारी पहचान होगी और मुझे दिखाई नहीं देना, ये इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैंने इसलिए रेडियो को चुना था 3 मीडियम्स में से। बट अब का आरजे बेचारा, वो 4 घंटे का शो भी बना रहा है, 4 घंटे की रिकॉर्डिंग के लिए वो 8 घंटे तैयारी कर रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट बनाने के लिए भी वो मेहनत कर रहा है। यानी कि जिस तरह से हम और आप बैठे हैं, इस पॉडकास्ट को विजुअली भी वो तैयार कर रहा है, और इस विजुअल पॉडकास्ट की तैयारी के बाद इसका वो पूरा ऑडियो ट्रैक निकालेगा और उसको भी अलग से प्रोग्रामिंग करके उसका भी रेडियो पर उसे प्रोग्राम बनाना है। यानी वो 2 प्लेटफॉर्म को एक साथ मैनेज कर रहा है। ये किसी भी मीडियम में इतना बड़ा चैलेंज नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितना रेडियो में चैलेंज है। एक आरजे आज की लाइफ में डबल काम कर रहा है। जो पहले था वो सिर्फ ऑडियो बेस पे काम करता था, आज ऑडियो के लिए अलग काम कर रहा है, डिजिटल के लिए अलग काम कर रहा है। बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि उसे डिजिटल पर भी अपनी वायरल कंटेंट और थोड़ा सा ऐसे कंटेंट बनाने हैं ताकि पब्लिक वहाँ की रेडियो पर वो सुनने के लिए आए कि अरे देखें कि यार डिजिटल पे इतना अच्छा कर रहा है, तो चलो आज इसको रेडियो पे सुनते हैं। तो उस ऑडियंस को वहाँ से यहाँ से वहाँ मूव कराने का वो चैलेंज सबसे बड़ा है। और इस वजह से पहले का आरजे अगर 8 घंटे की जॉब करता था, आज का आरजे 18 घंटे काम कर रहा है।
मैम अभी जैसा आप ये बता रहे हैं, ऐसे न्यूज़ चैनल में एक बहुत बड़े एंकर हैं, तो उनका एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बोला कि आजकल क्वालिटी का मतलब नहीं रह गया है, आपके पास सोशल मीडिया में कितने फॉलोअर्स हैं उसका रह गया है। तो क्या ये आरजेस की लाइफ में भी ऐसा इम्पैक्ट आया है कि कोई आरजे जिसको कंपनी फेवर कर रही है या पहले प्रायोरिटाइज दे रही है सोशल मीडिया गेम पे कर रही हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और शायद इस वजह से कई आरजेस जो हैं, जो पहले से काम करते आ रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, वो इस चीज़ के शिकार हो रहे हैं। अब जो पुराने आरजेस जो आज भी काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ को झेल रहे हैं, क्योंकि उनके शायद सोशल मीडिया फॉलोवर्स अभी उतने नहीं हैं, उन्होंने उस पर उतना काम नहीं किया है। वो भी नहीं बना पाएंगे इस तरीके के जैसे हाँ, आजकल की यूथ बना दे रही जो है अभी viral। जेनजी कर रही है वो नहीं बना पाएंगे, लेकिन वो रेडियो की दुनिया के बादशाह रहे हैं। अपने शहर में उनकी आवाज़ सुनने के लिए लोग एकदम तरस जाते थे कि कब 5 बजेगा, कब 3 बजेगा और हम उन्हें सुनेंगे। उनकी बात को मानते थे लोग। तो वो आरजेज अब थोड़ा झेल रहे हैं, लेकिन जो जेनजी वाले आरजे आए हैं, मैं इनको गलत नहीं बोलूँगी, ये सोशल मीडिया पर अच्छी अपनी पकड़ बनाकर अच्छी मेहनत करके आ रहे हैं। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाँ, फेवरिज्म हो रहा है जो सोशल मीडिया पे अच्छा कर रहे हैं। सोशल मीडिया गेम सोशल मीडिया गेम जिनका अच्छा है, उनके साथ फेवरिज्म है। और जो सिर्फ रेडियो को ही जी रहे हैं, रेडियो को ही शिद्दत से जी रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं एक भेदभाव हो रहा है। वो कहीं ना कहीं झेल रहे हैं और उनको लग रहा है कि हमने कौन सी ऐसी गलती की थी जो हम बीट नहीं कर पा रहे हैं। ये हो रहा है। ये एक्चुअली मैम हर मीडिया में मुझे समझ में आ रहा है कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो चुका है। जैसे अगर बॉलीवुड में इंटरव्यूज आप देख लीजिए, वो बोलते हैं कि आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, उससे मूवियाँ मिल रही हैं, मूवीज़ मिल रही हैं। तो ये चीज़ अच्छा, मेरे पर भी ये सेम चीज़ मैंने भी झेली थी, लेकिन मेरे साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि मैं एडजस्ट कर लेती हूँ चीज़ों में, चाहे वो पुरानी हो, नई हो, और आने वाली भी कोई चीज़ होगी मैं अपडेट कर लेती हूँ तुरंत। बट इंसान तो वही है, 24 घंटे ही आपके पास हैं। तो बीइंग एन आरजे, हम रेडियो को और उसको संभालने की वजह से 18 घंटे काम कर रहे हैं। दिखता नहीं है वो काम, लेकिन बिहाइंड द सीन हमें करना हो रहा है। हम उसी टाइम पे रेडियो पर भी हैं, हम उसी टाइम पर सोशल मीडिया पर भी हैं, हम उसी टाइम लाइव भी आ रहे हैं कि आज मैं स्टूडियो में ये गाना बजा रही हूँ और ये इस बारे में बात कर रही हूँ, आपका क्या कहना है। यानी सेम टाइम पे एक आरजे रेडियो भी बात कर रहा है और सोशल मीडिया पर भी बात कर रहा है। ये प्रेशर है। सो येस, आरजेस पर ज़बरदस्त प्रेशर है। बट कुछ मैं भी कहूँगी कुछ लोगों ने इस चीज़ को समझना शुरू किया है, कुछ मीडिया ने, और उन्होंने ये समझ लिया कि आरजेस के ऊपर प्रेशर होगा तो वो इस तरह से क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने बाकायदा अब ये ऐलान कर दिया है कि आप डिजिटल पे फोकस करो, रेडियो पर आप थोड़ा बहुत भी बोलोगे तो चलेगा, तो आप डिजिटल पे फोकस करो। तो ये फ्यूचर भी आई थिंक मुझे लगता है डिजिटल का ज़्यादा हो जाएगा विद टाइम में। डिजिटल ही होगा। बट एक बात मैं फिर कहूँगी कि रेडियो कभी मरेगा नहीं। जब टेलीविज़न नहीं था, सिर्फ आकाशवाणी था, और टेलीविज़न आया था तो लोगों के बीच में ये बात हुई थी कि अब तो रेडियो कौन सुनेगा, अब तो दिखाई देने वाला मीडियम आ गया है। क्या रेडियो बंद हुआ? जब एफएम आया तो ये हुआ कि अब तो वो वाला रेडियो बंद हो जाएगा क्योंकि अब तो प्राइवेट एफएम आ गए। क्या वो बंद हुआ? नहीं, बल्कि मन की बात की वजह से और ज़्यादा बड़े लेवल पे चला गया। अब आज डिजिटल मीडियम आया है तो आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे डिजिटल रेडियो भी आ गए हैं जी। तो रेडियो अपना रूप बदलेगा, रंग बदलेगा, तरीका बदलेगा, लेकिन रेडियो कभी मरेगा नहीं जी। दैट आई बेट। जैसे अभी मैं इसी पे एक एग्जांपल दूं मैम, ऑडियो बुक का एक कॉन्सेप्ट आया है, तो मैं कभी बुक पढ़ने वाला इतना नहीं रहता था, लेकिन वो ऑडियो बुक के 1-2 ऐप्स हैं जो मैंने परचेस कर रखे हैं, तो उससे मैं काफ़ी सारी बुक्स सुन रहा हूँ। तो ये आई थिंक जितनी भी आज की डेट में ये एफएम कंपनीज होंगे या ये भी होंगे, तो डिजिटल इसी तरीके से धीरे धीरे ऐप एंड ऑल पे भी डिजिटल के साथ चलना पड़ेगा क्योंकि डिजिटल फ्यूचर है, एआई फ्यूचर है, चलना तो पड़ेगा। जी। मैम थोड़ा मुझे इस पे बताइए, अभी वायरल कंटेंट की हम बात कर रहे थे कि आजकल लोग बनाते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस आरजे थिंग, आप देखते हैं सोशल मीडिया पे फेमस होना बहुत इजी बन चुका है। मतलब इजी ऐसा सके कि कुछ भी उल्टा सीधा कर लो और आप वायरल हो जाओगे। कोई डांस कर दे रहा है उल्टा सीधा या कोई कुछ उल्टा सीधा दिखा दे रहा है, तो आपका क्या टेक है मैम इसके ऊपर? फिर मैं कहूँगी कि मैं थोड़ा सा सामाजिक एंगल पहले सोचती हूँ, ठीक। जो कंटेंट हमारे, मैं संस्कृति और सभ्यता की बात तो नहीं करूँगी, मैं कहना चाहूँगी कि जो कंटेंट हर किसी को फील होता है कि ये अच्छा नहीं है जी, एक मास को फील हो रहा है कि अच्छा नहीं है, तो वो अच्छा नहीं है जी। और पूरे मास को लग रहा है कि अच्छा है तो वो अच्छा है, ठीक है। अब मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, ये वो फलाना ढमकाना, कुछ नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि सेम चीज़ किसी और कंट्री में एक्सेप्टेबल हो जाती है, कहीं पर एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो ये तो क्वेश्चन मैं यहाँ पर हटा देती हूँ। हाँ, जो फेमस होने के लिए लोग कर रहे हैं, मैं उन्हें कहूँगी कि वो 3 सेकेंड की जो स्क्रॉल वाली दुनिया चल रही है, तो वो फेम भी 3 सेकेंड का ही रह जाएगा।
अगर आप नींव मजबूत नहीं करेंगे, बेस मजबूत नहीं करेंगे, हाँ आप डांसर हैं तो ज़बरदस्त डांसर बनिए। अगर आप सिंगर हैं तो कच्चा बादाम मत करिए, आप ज़बरदस्त सिंगर बनिए। आप अगर मिमिक्री करते हैं, कॉमेडी करते हैं तो उसमें बादशाहत हासिल कीजिए। सिर्फ 2 सेकेंड के 3 सेकेंड के वायरल एक रील के लिए काम मत करिए, वरना आपका आने वाला जो फ्यूचर होगा, कल को अगर ये प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो आप क्या करेंगे? आपके पास तो हुनर नहीं है ना जी। आपने वो 3 सेकेंड का खाली एक वायरल कंटेंट बनाया था, कुछ दिन आपने पैसे भी कमा लिए होंगे, लेकिन अगर आपके पास हुनर है, नींव मजबूत है और आप उस टैलेंट में चरम सीमा पर पहुंच गए तो कोई भी प्लेटफॉर्म बंद हो, आपका काम नहीं बंद होगा या आपकी चीज़ें नहीं रुकेंगी। तो कोई भी टैलेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। मैम, आपका आज की डेट में फेवरेट क्रिएटर कौन है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, आपको लगता हो अपार्ट फ्रॉम दिस बॉलीवुड एंड ऑल, कोई नॉर्मल यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर का कंटेंट आपको बड़ा अच्छा लगता हो किसी का? अच्छा, मुझे लगता है कि ना मतलब थोड़ा सा जो चेहरे पे स्माइल लाए और कुछ अच्छी बात भी करे, तो चेहरे पे स्माइल आती है। मेरे एक यूट्यूबर है और इंस्टाग्रामर है चिमकांडी वो मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि उसके अंदर एक बचपना है, बचपने में ही वो चेहरे पे स्माइल आता है, तो चिमकांडी मुझे बहुत पसंद आता है। छोटे छोटे हमारे नॉस्टैल्जिक वाले फील देता है वो। इसके अलावा ऋषभ शुक्ला एक है, वो चेहरे पे स्माइल लाते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है, मैंने इन्हें फॉलो कर रखा है। मैं जिन्हें पसंद करती हूँ मैं उन्हें फॉलो करती हूँ मैं। तो ये 2 हैं जो चेहरे पे स्माइल लाते हैं, और कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, बट हाँ तुरंत नाम ये आया, हो सकता है कोई और मैं मिस कर रही हूँ अभी पर जो पहले आए दैट मीन्स कि वो चेहरे पे स्माइल लाते हैं, और मुझे लगता है कि मेरा दूसरा जो चेहरा है ना वो वही वाला है। साइकोलॉजी में मैम कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद है और आपसे कोई पूछ रहा है तो तुरंत जो नाम स्ट्राइक कर रहे हैं दैट मीन्स वही है। हाँ, फिर जब आप ज़्यादा सोचने लगते हो तो फिर वो प्रेशर है कि फिर हम राइट एंड रॉन्ग में चले जाते हैं कि कोई बुरा ना मान जाए। नहीं, जैसे आपका बेस्ट फ्रेंड बताइए मैम। मेरा बेस्ट फ्रेंड अभी बैंगलोर में है, लड़की है और सुहासी नाम है उसका, और वो ऐसी लड़की है कि उससे चाहे जितनी लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, साल भर बात नहीं होगी, लेकिन एक मैसेज भी आएगा, और सुनना ज़रा इसके बारे में बताना। कोई बातचीत नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, साल भर के बाद भी अगर बात होगी, अच्छा सुनना ज़रा उसके बारे में बताना, मुझे अर्जेंट है। ऐसा लगता है रोज़ बात होती है, जबकि साल भर हो गए बात नहीं हुई, लेकिन बात ऐसी होती है। सुहासी है बैंगलोर में। ये मैम फ्रेंडशिप जो आजकल की है उससे ये जो आपकी फ्रेंडशिप है कितनी अलग है? जैसे देखा जाए आजकल मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्ती यारी ऐसे होती है कि यार 4 लोग बैठ रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, लेकिन आदमी एक दूसरे से मन की बात नहीं कर पाता है। दूसरा ये भी है कि जैसे आपने बोला कि 4 महीने बाद भी बात करेंगे, सेम बात होगी। सेम तरीके से। आपको क्या कहना है जो आजकल की जनरेशन है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा खराब है वो जनरेशन या उनकी दोस्ती खराब है, बट आपको अंतर दिखता है जो पहले था और अब दोस्ती यारी में? बहुत ही ज़्यादा मैं डिफरेंस देखती हूँ, और इसीलिए मैं समझती हूँ कि आज के बच्चे हैं जो जेनजी हैं, उन्हें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप बहुत सारे लोगों से मत घिरे रहिए, लेकिन उनको अपने पास रखिए जिनके साथ आप दिल खोल के रो सकते हैं जी। जज नहीं किया जाएगा आपको, दिल खोल के आप बातें कर सकते हैं, दिल खोल के आप उनको भी बुरा भला बोल सकते हैं। अगर आप सामने वाले को बुरा भला बोल सकते हैं पूरे हक के साथ, तो वही आपकी दोस्ती है। और इसके लिए बस एक ही चीज़ आपको करनी होगी, शो ऑफ की जो दुनिया चल रही है ना, इससे दूर रहना पड़ेगा। क्यों? आपको लग रहा है, अब जैसे आप और मैं बैठे हैं ना जी, आपसे मुझे वाइब्स आ गई है, मेरे पास एक तो ना वो है सिक्स सेंस मेरा बहुत तेज़ काम करता है, वाइब्स आ जाती है मुझे तुरंत ही सॉरी। तो क्या होता है ना, जैसे आप मैं बैठे हैं, जेनजी क्या करती है जब सामने बैठी होती है, शूज़ कौन से ब्रांड के हैं, ओके शर्ट कौन से ब्रांड की है, बड़ा बताता है, इसके पापा तो वहाँ काम करते हैं, ब्रांड किसने कुछ नॉर्मल सा बताओ, लवलेन की शर्ट पहन रखी है, शूज़ बताओ इसके पास 2 ही हैं, पिछली पार्टी में भी यही शूज़ पहन के आया था। ये जो टॉक चल रही है ना, गाड़ी कौन सी, हाँ ये बाइक से आया है, ये इसके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी तो छोड़ दीजिए, बाइक से आया है। अच्छा ये वहाँ जॉब करता है, लेकिन यार ये कभी घर बुलाता नहीं है, इसके पास पक्का जो है ना किराए वाला घर होगा, अपने वाला घर ही नहीं होगा। सो ये जो सोसाइटी में अभी चल रहा है ना, आप इस पर मैं कहना चाहूँगी कि कभी किसी को घर ना बुलाइए, वो देखते हैं आपके माली हालात, बुलाइए तो दिल में बुलाइए, वो देखेंगे बस आपके दिल के जज्बात। और ये मैं अपने बारे में बता देती हूँ और लिखती भी हूँ मैं इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें। अच्छा मैम आपने ये बोला है। हाँ ये मैं खुद ही लिखती हूँ, लोगों को दिल में बुलाइए। तो आज की जेनजी को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप दिल में जाइए, दिल में मिलिए। ये ब्रांड्स क्या पहने हैं सर से लेके पैर तक,
इसके चक्कर में आप रहेंगे तो ये दोस्ती आएगी जाएगी, इसीलिए दोस्ती टिक नहीं पाती है। इसी पे मैम जेनजीज का ही मामला चल रहा है, उसमें मिलीनियल्स को भी ले सकते हैं। हाँ। ये आजकल हुकअप कल्चर का बहुत ट्रेंड है, तो आपका इसके ऊपर क्या टेक है मैम? ओके देखिए, यहाँ पर मैं जजमेंट वाली बात नहीं करूँगी, किसी को जज नहीं करूँगी, हर किसी की अपनी सिचुएशन होती नहीं, है। मैं आपको थोड़ा इस पे पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। हाँ। जैसे मेरा एक फ्रेंड था कॉलेज में, हाँ। तो वो हुकअप कल्चर पे बहुत बिलीव करता था, और मेरा ऐसा था कि नहीं, इतना मेरे हिसाब से चीज़ें सही नहीं है। मुझे वो गलत सही नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। बट अभी मेरी उससे बात होती है तो नाउ ही फील्स अलोन इन हिज लाइफ। आई थिंक ही इज अराउंड 28 29, और अब वो परफेक्ट इंसान ढूंढ रहा है। बट क्योंकि इतना सारा उसका एक रिलेशन रह चुके हैं, तो अब उसको कभी सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा कि ये सही था, कि वो सही है, कि ये है वो है, तो नाउ ही इज़ वेरी लोनली। तो ऐसा सिर्फ एक एग्जांपल नहीं, ऐसा लगता है मुझे कि बहुत सारे हुकअप कल्चर में ये चीज़ें निकल के आती हैं कि लेटर ऑन थोड़ा सा लोनलीनेस रहता है। तो आप इस पे अपना पर्सपेक्टिव बताइए मैम कि क्या है। अकॉन का गाना याद आ गया, आई एम सो लोनली, आई हैव नोबडी। ये जेंजी के साथ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आप फ़र्ज़ कीजिए आपके एक ही माँ बाप हैं, जी, उसमें फ़र्ज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ही एक माँ बाप, जी। ठीक है। आपको उन्होंने डांटा और आपने उनसे ब्रेकअप कर लिया, जी, ठीक है। मैं अभी गर्लफ्रेंड की बात ही नहीं करी, बॉयफ्रेंड की जी, बात ही नहीं कर जी। रही हूँ। क्या आप दूसरे माँ बाप ले आएंगे? नहीं, क्या उनके साथ सेटल हो पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो पहले इमोशंस जो हैं पैदाइश से ही आपके माँ बाप से हैं। जी, अगर ऐसी सुविधा दी जाए कि माँ बाप भी बदले जा सकें, तो क्या होगा मालूम है? ज़िंदगी में आप बिना माँ बाप के रहेंगे, माँ बाप के होते हुए भी अनाथ रहेंगे। जी, सेम विद, ये इमोशंस हैं, जी, सेम विद दैट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चीज़। अगर आप बार बार बदलेंगे, बार बार चेंज करेंगे, तो आप अनाथ हो जाएंगे। लोनलीनेस आपकी ज़िंदगी में अपने आप आ जाएगी, और फिर एक बार आपको आदत लग गई तो उसके बाद तो भाई आप किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं जेनजी से ये कहूँगी कि जब आप अपने माँ बाप की भी गालियाँ सुन लेते हैं, उनके लप्पड़ झप्पड़ सब खा लेते हैं, और फिर भी उनके साथ रहते हैं, क्योंकि वो आपके माँ बाप हैं, ठीक है। माँ बाप भी आपको पीटते हैं, मारते हैं, आपकी गलतियों को सुधारते हैं, लेकिन आपको छोड़ते नहीं हैं, तो वहाँ एडजस्टमेंट करते हैं ना। जी, गलती किसी की भी, एडजस्टमेंट के साथ आप लाइफ चला रहे हैं ना। जी, तो जो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो रिलेशन है, या हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है, इसमें भी एडजस्टमेंट अगर करेंगे तो कभी अलोन नहीं रहेंगे। थोड़ा सा एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं कह रही हूँ मैं, जी। एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। ये मैम बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपने समझाया, एंड आई थिंक जो भी इसको समझेगा वो बात आप क्या कहना चाह रहे हो वो क्लियर कट समझ गया होगा। मैम अपनी लाइफ का कोई आप ऐसा समय बताइए जो आपके लिए मतलब एक डार्केस्ट फेज रहा हो, और लगा हो कि नहीं यार ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, ऊपर वाले ज़्यादा दे रहे हो अभी। ज़्यादा मतलब डार्क हो गया, हाँ, बिल्कुल, है ना। वो यही था जो फिलहाल अभी जो लेटेस्ट था, वो वही था कि थोड़ा मैम अपने कॉलेज टाइम का कोई, या उस समय का कोई ऐसी चीज़, कहीं आपका हार्ट ब्रेक हुआ है फ्रेंडशिप में भी? नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, एक यही चीज़ ऐसी है, वो हार्ट ब्रेक और वो ये सब ब्रेकअप वगैरह, ये सब मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आया। रीज़न ये क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड रही हूँ बचपन से, जी, अपने फ्यूचर को लेके, करियर को लेके, काम को लेके। मुझे काम के अलावा कुछ कभी समझ ही नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए वो वाला ब्रेकअप का सीन कभी रहा ही नहीं, ठीक है। ओके, अगर हम डार्क फेज की बात करें तो यस, मेरा जो सपना था फाइनली वो था आरजे बनना, प्राइवेट एफएम की आवाज़ बनना। मैंने मास कॉम कर लिया, मैंने आकाशवाणी भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन वो जो सपना एक्चुअली था शहर की आवाज़ बनना, वो पूरा नहीं हो पा रहा था मेरा। और मैं शहर छोड़ के जा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे माँ बाप यहाँ पर थे और उन बुज़ुर्ग हैं वो, तो उन्हें भी देखना, जिम्मेदारियाँ भी थी कुछ। तो मैं ये सोच रही थी कि बाहर से तो बहुत ऑफ़र आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ। और मेरे शहर में जब भी मैं कहीं प्राइवेट एफएम में जाती थी, रेज्यूमे लेके या बात करने जाती थी, तो वो ये कहते थे कि पहले छोटे शहर से शुरुआत होती है, बड़े शहर में यूं ही किसी को नहीं मौका मिलता है। कई जगह तो ये कह दिया जाता था कि मिलने ही नहीं दिया जाता था, हमें गार्ड भी अंदर जाने नहीं देता था। सर नहीं है, हम शीशे से देख रहे हैं कि सर बैठे हैं अंदर, बॉस अंदर दिख रहा, कोई तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ मना कर दिया जाता था। तो वो लगता था उस टाइम पे कि यार हमने पढ़ाई कर ली, ड्रीम पूरा कब होगा। 7 years मैंने आकाशवाणी में इस उम्मीद में दिए थे कि मुझे एक दिन शहर की आवाज़ बनने का मौका मिलेगा। 7 साल मैं आकाशवाणी छोड़कर नहीं गई, बाहर नहीं गई, क्योंकि मुझे शहर की आवाज़ बनना था। मुझे सबने पागल बोला कि पागल हो गया। लोग 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने
एक साल में ना पागल हो जाते हैं कि यार कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा मुझे उम्मीद है कि एक दिन मेरे लिए एक जगह बनेगी। 7 साल आकाशवाणी में दिया, वो डार्क फेस भी था कहीं ना कहीं। हाँ, मैं जी ज़रूर रही थी, लेकिन वो सपना भी पूरा नहीं हो पा रहा था, वो चीज़ नहीं मिल रही थी। तो 7 साल जब मैंने जिया तो बस लगता था रोज़ हार्ट ब्रेक हो रहा है, वो जगह नहीं मिल रही है। अचानक से जब एक कॉल आती है, बिना इंटरव्यू के आपको बुला लिया जाता है और कहा जाता है कल से आइए, आप लखनऊ की आवाज़ बन रही हैं। तो ये अचानक से जो हुआ तो वो मेरा डार्क फेस ख़त्म हुआ। तो कह सकती हूँ कि यस, पैशन तक पहुँचने के लिए या पैशन के पीक तक पहुँचने के लिए वो पेशेंस काम आया। मैम मुझे इसी पे आपसे ये पूछना है कि जैसे आपने बोला कि आप 7 साल तक आकाशवाणी में थे, आपका एक ड्रीम था जो पूरा नहीं हो पा रहा था। हाँ। ये आजकल हम सभी के साथ है कि हम लोग का एक ड्रीम है और हम लोग बहुत सारे लोग उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट आरजे, या हर फील्ड में आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, जो भी मेहनत कर रहा है और वो कुछ पाना चाहता है, बट कभी कभी चीज़ें समय मतलब नहीं हो पाती है, वो समय नहीं हो रही है, लगे हुए हैं। तो जैसे आपने बोला पेशेंस रखा, तो ये बोलना क्योंकि आपने किया है ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये सुनने में इतना ईजी लग रहा है बट एक्चुअल में है नहीं। जैसे मैं आपको अपना बताऊं कि मुझे कभी कभी लगता है कि यार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो मुझे आप बताइए मैम कि कैसे आजकल के जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और जो भी जिस लाइन में अपना स्ट्रगल कर रहा है, तो कैसे ये पेशेंस को कंट्रोल करे, रखे और ये मान के चले कि यार मेहनत करो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि योगा करें या आप बिल्कुल ऐसे आँख बंद करके बैठे रहें। हाँ, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन पेशेंस के लिए आपको थोड़ा सा उन लोगों से दूर रहना पड़ेगा जो खुद इम्पेशेंट हैं। उन लोगों से दूर रहिए, आप नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, क्योंकि क्या हो रहा है ना आजकल, बहुत ज़्यादा जो बैठकी चल रही है ना जगह जगह पर, वहाँ डिस्कशंस ऐसे होते हैं, यार मैंने पता है स्टॉक मार्केट से ये कमा लिया, मैंने ये गाड़ी ले ली, अब तो मैं ये करने जा रहा हूँ। ये जब आप लगातार सुनते हैं और लगातार आप सोशल मीडिया पे देख रहे भाई उसने तो ये ले ली, 4 वीडियो बनाए, मिलियन व्यूज़ चलेगा और उसने इतना बड़ा वो इन्फ्लुएंसर बन के इतने कमा रहा है। तो ये जो लगातार ऐसे ही लोगों को देखते हैं, प्लस अपने आसपास ऐसे लोगों से घिरे हैं जो नेगेटिव भर रहे हैं कि भाई तेरा कब क्या होगा, मैंने तो ये कर लिया, मेरे भाई ने वो कर लिया, मेरी बहन ने कर लिया, मैं भी ये करने जा रहा हूँ। ऐसे लोगों के से घिरने की वजह से आप लगातार डाउन जा रहे होते हैं, मेंटल लेवल आपका डाउन हो रहा होता है, आप इम्पेशेंट हो रहे होते हैं और इरिटेट हो रहे होते हैं खुद में कि मेरा कब होगा, मेरा कब टाइम आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे लोगों से दूर रहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपने वो कहानी सुनी है ना, मैं कहूँगी नहीं कि दोबारा रिपीट करें, लेकिन हाँ, कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है ना, तो उस एग्जाम्पल को ही लीजिए। और वो बहुत सही एग्जाम्पल हमारे बचपने में दिया गया कि आप स्लो एंड स्टडी, ठीक है, इस तरीके से आप चलिए, काम करते रहिए। मायने रखता है कि आप चल रहे हैं, तेज़ चलने से आप गिर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप चल रहे हैं तो पहुंचेंगे ज़रूर। आप रुक गए तो पहुंचेंगे नहीं। तेज़ चलेंगे तो गिर सकते हैं, लेकिन चलते रहेंगे तो संभल कर पहुंच ज़रूर जाएंगे। तो पेशेंस रखने के लिए नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए, बस यही एक मंत्र है, काम करते रहिए। लोगों के फीडबैक्स लोग बहुत जल्दी लेते हैं, यार बता ना कैसा लगा तुझे मेरा काम, तू बता ना मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा मैंने ये कर लिया, तू बता ना। लोग दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं कि लोग उन्हें बताएंगे, लोग उन्हें डिसाइड करके बताएंगे। आप खुद को जज करिए कि आप पिछले काम से एक लेवल अप हुए कि नहीं जी। बस ऐसी एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे ना, पहुंच जाएंगे। मैम बहुत अच्छी बात आपने इस पे बोली और समझ में मुझे आया। और इस पे एक एग्जांपल MS धोनी का भी है कि उनके साथ के ही थे युवराज सिंह, कैफ, ये लोग 19 वर्ल्ड कप खेले, इंडिया टीम में आ गए, और धोनी जब आए तब फिर उन्होंने अलग ही मतलब कोहराम मचा दिया। हाँ, देखिए मैं कहती हूँ हमेशा कि पैशन से पोजीशन तक पहुँचने के बीच में एक पेशेंस ही है जो ब्रिज का काम करता है। पैशन से पोजीशन तक पहुँचने के बीच में पेशेंस एक ब्रिज है। ये ब्रिज टूट गया तो आप पोजीशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत बड़ी बात कह दी आपने मैम। मैम आपको लगता है कि किस्मत का भी रोल होता है टू बी देयर, या फिर वो एक एक्स फैक्टर कुछ होता है, ऊपर वाले का कुछ रहता है कि कोई उसी इतनी मेहनत करके कोई उतनी पेशेंटली बहुत आगे निकल जाता है, कुछ लोग मेहनत करके भी पेशेंटली नहीं निकलते हैं। तो आपका क्या टेक है कि लगता है कि हाँ मुझे लगता, अगर मैं चलिए परसेंटेज में अगर बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 99% आपकी मेहनत होती है, 1% शायद लक होता होगा, लेकिन वो भी 1%। बट आप उस 1% के चक्कर में 99% को इग्नोर मत करिए। 99% अगर आप करेंगे ना, तब वो 1% शायद आपके साथ होगा।
वो जो अचानक से चीज़ें मिलती है ना, कहाँ गए वो कच्चा बादाम वाले? दिख रहे हैं कहीं? नहीं दिख रहे ना। मैं कह रही हूँ कि हाँ, 1-2 लोग शायद चमक गए होंगे बिना मेहनत के, बस यूं ही कुछ किया, वो क्लिक कर गया, तो वो 1% किस्मत भी होती है, लेकिन 99% जो है वो आपकी है मेहनत। क्योंकि वो 1% अगर आपके साथ नहीं चिपका तो आप तो गए, हाँ चिपक गया तो सुपरस्टार बन गए। तो शायद 1% होता है किस्मत। ऐसे ही वो प्रिया वारियर एक दिन में आंख मार के फेमस आंख मार लिया उन्होंने, वो फेमस हो गई। इंडिया में वो बिल्कुल अलग ही हो गया था, बट सेंसेशन अब कहीं नहीं है। अब कहीं नहीं है। और इन लोगों को देख देख के ना जो जेंजी है वो पगला गई है बिल्कुल से, कि यार वो फेमस हो गए, हम भी कुछ ऐसा करते हैं। इस चक्कर में ऐसे वाहियात वीडियोस बन रहे हैं। अभी मैंने आज सुबह एक वीडियो देखा है और मेरी आंखें ऐसे भर आई थी। एक मम्मी और एक बेटा, जी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, मम्मी और बेटा, वो इतना वल्गर वीडियो उन्होंने डाला हुआ है, वो इतना अजीब लगा मुझे। वो जान के ऐसा बनाते हैं, मतलब ठीक है, आपने जानबूझ के वो वीडियो बनाया है कि आप फेमस हो जाओगे। अभी आजकल चल रहा है, मैं पूरा बोल भी नहीं सकती किस कलर की। जी तुम्हें क्यों जानना है किस कलर की? सही बात है। और तुम हो गई फेमस, तुम्हारे 1 मिलियन लगभग फॉलोवर्स शायद हो गए होंगे, अगर आज मैंने नहीं देखा है। तुम्हारे फॉलोवर्स तो हो गए, पर कल को अगर ये प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो उसके पास सिर्फ ये किस कलर की पूछने का ही टैलेंट है, जिससे उसको कहीं रोजी रोटी नहीं मिलेगी, ना उसको कोई और पहचान मिलेगी। क्या उसको किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे भी बुला ली जाएंगे? आई नो, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे उनको कैश कर लिया जाएगा, कंट्रोवर्सी चाहिए, ऐसे बहुत लोग फेमस हुए रातों रात। लेकिन क्या आप सोसाइटी को दे रहे हो? पहली चीज, इस एक लाइफ में आप ह्यूमन बीइंग पैदा हुए हो। आपको बेजुबानों से सिर्फ इसलिए अलग किया जाता है क्योंकि आपको ब्रेन मिला है, ठीक है? आप इसीलिए कहते हो कि हम जानवर नहीं, हम इंसान हैं। लेकिन आपसे बेहतर तो वो हैं जिन्हें जो ड्यूटी मिली आज भी वो वही कर रहे हैं, और आप हैवानियत और वो क्या शब्द नहीं है मेरे पास, आप वही फैला रहे हैं। आप अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं उस वीडियो को बना के? आपके बच्चा तो एक मासूम बच्चा है ना, बचपन में ही अगर आपने उसके साथ ऐसा वीडियो बना लिया तो उसके हिसाब से तो यार ठीक है, मेरी मम्मी मेरे पापा को प्रॉब्लम नहीं है। कल को वो अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत करके आ जाता है, क्योंकि उसके लिए तो सब सही था, जिम्मेदार कौन होगा? अगर किसी लड़की के साथ वो कुछ गलत करता है तो जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि कंटेंट क्या बनाना है आपको। फेमस तो रातों रात आप हो जाएंगे इसे मैम, लेकिन अभी मैं इस पे पॉइंट बोलूंगा और कोई भी इसको जेंडर पे ना लेके जाए, लेकिन मैम ऐसा अभी क्यों हो रहा है कि सोशल मीडिया पे थोड़ा फीमेल वाले साइड से आप देखेंगे कि वल्गर कंटेंट कुछ लोग बहुत ज्यादा बना रहे हैं, और ये जनता की गलती, वो फॉलो कर रहे हैं, व्यूज दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब ये जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं जनता की गलती है इन द एंड, क्योंकि आप वॉच कर रहे हो, आप देख रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो। तो ये आपका सवाल ये है कि फीमेल्स के पॉइंट से ज्यादा ऐसी चीजें आ रही हैं और वायरल हो रही हैं। हाँ, मैं डायरेक्टली इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि लोग फेमिनिज्म और ये सब ले आएंगे कि भाई नहीं, ऐसा बोल रहा है। नहीं, ये आज की बात नहीं है। जब से सृष्टि है तब से जो महिला जो है ना, वो हमेशा से अट्रैक्शन का वो रही है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जब से सृष्टि है, महिला का जो एक नारी का जो शरीर है जी, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन शुरू से रहा है। ठीक है, इतना मानते हैं जी। तो आज का दौर तो सोशल मीडिया का है जी। तो सोशल मीडिया पर जो पहले लोग साइट्स पे जाके चुपके से देखा करते थे, अब उन्हें सोशल मीडिया पर मिल रहा है, तो सोशल मीडिया पर बिल्कुल वो देखा जाएगा। अच्छा, फीमेल ज़्यादा ये कर रही है, उसके पीछे रीज़न है। सोशल मीडिया आजकल एक अलग एल्गोरिदम पे चल रहा है कि आप जो नहीं है वो करेंगे तो वायरल होंगे, अगर आप उल्टा करेंगे तो ही वायरल होंगे। तो जितने लड़के वायरल होना चाहते हैं वो लड़कियों के हिसाब से काम कर रहे हैं, और जितनी लड़कियां वायरल होना चाहती हैं वो लड़कों के हिसाब से काम कर रही हैं। I mean, मैं ये कहूँगी इन नटशेल कि सोशल मीडिया पर अगर वायरल होना है तो जो चीज़ चल रही है उसके ऑपोजिट करिए काम, तो आप ट्रेंड में आ जाएंगे। लड़कों की तादाद देखने वालों की ज़्यादा है तो इसलिए लड़कियां वायरल। तो भाई लड़के ज़्यादा देखने वाले हैं, ऑडियंस ज़्यादा है, और लड़कों को देखना भी है, कहाँ जाए बेचारे, तो इसलिए लड़कियां वो कर रही हैं क्योंकि उनको वायरल भी होना है। और उसके लड़कियां भी क्यों कर रही हैं जो कर रही हैं, एक बार वो मिलियन फॉलोअर्स में आ जाएं, एक बार फेमस हो जाएं, उसके बाद वो चीज़ बंद कर देंगी। फॉलोअर्स मिल गए ना, अब उसके बाद वो चीज़ें चेंज कर देंगी। उनको एक प्रोफाइल बनानी है जिस पे फॉलोअर्स हो। फेमस हो गए, आपको 10 जगह बुला लीजिएगा, कुछ पैसे आ जाएंगे, घर सेट, बंगला सेट, गाड़ी सेट, उसके बाद
कोई पूछे ना पूछे कोई बात नहीं है। तो ये मानसिकता, उसके लिए भी जिगर चाहिए भाई, हर किसी के पास जिगर नहीं है। अब लोग बोलेंगे आप तो कर नहीं पा रही हैं ना, इसी वजह से दूसरे को जज कर रही हैं ऐसा नहीं है भाई, वो कर रही हैं तो कर रही हैं। ऑपोजिट करने का ट्रेंड है जी, इसीलिए शायद मैं वायरल नहीं हो पा रही हूँ आपको मैं देखता हूँ मैम, आप तो मतलब प्रॉपर कंटेंट बनाते हैं ना, तो वो टाइम लगेगा। हाँ, वो पर ये टाइम जब लगेगा। बनेगा तब फिर ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। हाँ, मैम थोड़े फ्यूचर प्लान्स बताइए आपके क्या हैं अब? फ्यूचर प्लान्स देखिए, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि रेडियो मेरी ज़िंदगी है और यही मैंने जिया है। तो पहले जो रेडियो था, कंटेम्प्रेरी अपना जो रेडियो था, वो मुझे छोड़ना पड़ा और मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि कभी भी अब मैं उस रेडियो इंडस्ट्री में नहीं जाऊंगी। ये उसी दिन डिसाइड कर लिया था। मेरे पास अभी भी ऑफर्स आ रहे हैं और मुझसे कहा जा रहा है कि हम्बल रिक्वेस्ट कि क्यों, क्या, आ जाओ ना दूसरी जगह से। लेकिन मैंने वो मन बना लिया है कि अब मुझे उस रेडियो इंडस्ट्री में नहीं जाना है। एक अंदर से पहला कॉर्पोरेट था और उसी ने डस लिया मुझे, तो कहीं ना कहीं अंदर से एक वो आ गया है मेरे अंदर कि अब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं जाऊंगी। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि मैं अपना खुद का कुछ चला रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, वन मैन आर्मी की तरह कोशिश कर रही हूँ। तो इसी को मैं अब विजुअल लेवल पे और बढ़ाने वाली हूँ और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने वाली हूँ जहाँ पर कि पैशन होगा, क्रिएटिविटी होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। तो फ्यूचर प्लान में कुछ ऐसा ही है, जैसा कि आप और मैं अभी यहाँ बैठे हैं, ऐसे ही मैं भी कुछ करने वाली हूँ, उसी के लिए तैयारी चल रही है। लेकिन उसके ज़रिए समाज को कुछ दे पाऊँ, बस चल रही है, वो 2025 में आ जाएगा। मैम लास्ट में अपने जो भी आपके फैंस थे जिन्होंने इतने दिन तक आपके बारे में नहीं सुना या कोई भी बात हो, तो प्लीज़ उनको कुछ आपको कहना हो तो कहिए। साथ ही साथ मेरा एक और चीज़ है कि जो भी लोग मीडिया में आना चाहते हैं, वो सिर्फ आरजे नहीं रह गया है, वो टीवी हो गया है, डिजिटल हो गया है, तो उनके लिए भी कोई आपको लास्ट में अगर इनपुट्स देना हो तो। ओके, जितने भी मीडिया वाले लोग हैं जो मीडिया में आना चाहते हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे। बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि मैम आपकी तरह बनना है, हमें रेडियो में आना है, करियर बनाना है, मैं पैशनेट हूँ। सबसे पहले तो मुझे एक तकलीफ़ होती है क्योंकि उन्हें कोई, जितने भी आज के टीचर्स हैं, मैं उन्हें स्पेशली कहूँगी, जितने एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, उन्हें स्पेशली कहूँगी कि सही बात बताइए। आप दूर के ढोल सुहाने वाली चीज़ें मत बताइए कि ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, ऐसा हो जाएगा। नहीं, सही बात बताइए जो आज का सिनेरियो है। तो पहले तो एक्सपर्ट्स को भी कहूँगी। दूसरा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मीडिया में आना चाहते हैं, मैं उन्हें ये कहूँगी कि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, सोशल मीडिया पर आपकी पकड़ होनी चाहिए जी। सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग कीजिए, लेकिन वो वायरल वैसा वाला कंटेंट नहीं। सोशल मीडिया पे जो आपकी चाहत है ना कि अगर मेरे हाथ में कलम आ गई, मेरे हाथ में माइक आ गया ना, तो मैं दुनिया बदल दूंगा। तो जब तक वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, वो दुनिया बदलने की ताकत अभी भी आपके हाथ में है। सोशल मीडिया से बड़ी ताकत कोई नहीं है। आप कह डालिए जो कहना है, जो समाज के लिए करना चाहते हैं, जो बदलाव लाना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया पे शुरुआत कर दीजिए। डजंट मैटर कितने व्यूज़ हैं, कितने रीच हैं, क्या है, आपका काम का प्रोफाइल बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। शायद 100-150 ऐसे वीडियोस जब आपके बन जाएंगे, डजंट मैटर कितने व्यूज़ हैं, तो आप जब कहीं अप्लाई करेंगे ना, तो वो ये नहीं देखेंगे आपने कहाँ काम किया है, वो ये देखेंगे कि आपका काम करने का तरीका क्या है, आपका अप्रोच क्या है, आप किस तरीके का कंटेंट बनाते हो, आपकी स्पेशलिटी क्या है। वो आपके उस काम को देख के ही आपको हायर कर लेंगे। तो अगर मीडिया में आना है तो सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग कीजिए आज की डेट में तरीके से। थैंक यू सो मच आरजे रफ़त मैम, आपके बिजी शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए। एंड इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू। और बहुत अच्छा ये पॉडकास्ट रहा, काफ़ी कुछ इंसाइटफुल कन्वर्सेशन से ही कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मानवेंद्र, मुझे इनवाइट करने के लिए। और मुझे बहुत खुशी है लखनऊ में एक ऐसा लड़का पॉडकास्ट कर रहा है जिसको कि हमने इस इंडस्ट्री में कहीं नहीं देखा था। आप क्लैट वगैरह की कोचिंग वगैरह कर रहे थे, मैंने आपके प्रोफाइल में देखा था, और अचानक से एक लखनऊ का लड़का पॉडकास्ट शुरू करता है जो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की। एक कहते हैं कि कुछ भी पूछ लेना, कुछ भी बकबक कर लेना, आप जो सवाल करते हो बहुत सेंसिबल करते हो, बहुत सेंसिबल सवाल। सो कंग्रेचुलेशन, बहुत आगे आप जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।